नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अक्षय आप लोगों को स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज जो ये सेशन लाया हूं ये प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का सार संग्रह है। जैसे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें लोकतंत्र बहुत सारे इंडेसेज मतलब इंडेक्स जो है हाल में जो है प्रकाशित की गई है, तो उसके बारे में इसमें जो है क्या कहते हैं विशेष मतलब करेंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। तो आप लोग जो है इस चैनल में जो है शुरू से अंत तक बने रहें। ये आगामी जितने भी परीक्षा होने वाली है उस सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। आप अगर इसको शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इस सेशन से निश्चित दावे के साथ कहा जा सकता है आपको 3 से 4 प्रश्न आपको देखने के लिए परीक्षा में कभी भी किसी भी समय आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग जो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। प्रतियोगिता दर्पण का जो एकदम निचोड़ है, निचोड़ समझते हैं जैसे दूध से जैसे हम लोग घी निकाल लेते हैं, वही घी है ये। ठीक है ना, बस आपको जो है अच्छे से खाना, उसको डाइजेस्ट करना। चलिए, तो ये मेरा चैनल का नाम जो है ज्ञान परीक्षा है। जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं कृपया उससे मतलब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो। ठीक है, दबाव नहीं है। और मेरा नाम हुआ अक्षय सर। ठीक है, हम बिहार गवर्नमेंट में पोस्टेड है। और ये प्रतियोगिता दर्पण जो है 2025 का है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप पूरा वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बीवी राम क्या है? तो देखिए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल है। ठीक ना, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा बीवी राम क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? मिसाइल है जो हवा से हवा मार करती है। ईयर टू ईयर कम करने का मतलब हो गया ये कहाँ से कहाँ मार करती है? ईयर टू ईयर मतलब हवा से ही हवा मार करती है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये एक प्रकार का क्या है? मिसाइल है, ये हवा से हवा मार करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो चर्चा में रहा बीवी राम, उसका जो सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो वो चांदीपुर तट मतलब उड़ीसा से किया गया है। और इसका डेवलपमेंट जो किया है एडीए किया है। एडीए करने का मतलब होता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी किया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा फिर आपको अश्वनी क्या है? ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। तो देखिए ये लो लेवल जो है ट्रांसपोर्टेबल रडार है। क्या है ये? रडार है। रडार जो मतलब वायुयान की जो है स्थिति का पता लगाता है, उसे हम लोग रडार कहते हैं। और रेडियो वेव से ये जो है ऑपरेट होता है। तो अश्वनी क्या है? एक प्रकार का रडार है, वो भी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल पर। लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल ये कहने का मतलब होता है लो लेवल पर जल्दी जो है कोई रडार जो है किसी जहाज को जो है क्या कहते हैं उसकी वस्तु स्थिति को सही से ज्ञात नहीं कर पाता। लेकिन ये जो है यह रडार अगर कम लो पे भी जो है क्या कहते हैं हम लोग जहाज की वस्तु स्थिति को पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो अर्थात यह एक प्रकार का क्या है? रडार है। इसका जो है डेवलपमेंट जो किया है बेल के द्वारा किया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। अगला चलिए, ये केदारनाथ भी चर्चा में है। केदारनाथ कहाँ अवस्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कोई ना कोई परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो 58वां बाघ अभ्यारण्य जो है की घोषणा की गई है। 58वां जो बाघ अभ्यारण्य बना है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि शिवपुरी एमपी में है। ठीक ना, मध्य प्रदेश में है। तो करने का मतलब जो है 58वां जो है मेरा टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। ये कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व आपको एमपी में ही है, इसलिए एमपी को जो है टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। मतलब इसको बाघ राज्य कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है आपको टाइगर रिजर्वेशन यहीं पे है। ठीक है, चलिए अगला पेज पर हम लोग चलते हैं। अगला है आपका अगला देखिए, उसी से हम रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम लोग जो है कलेक्ट किए हैं नोट में कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। और इसी के तहत जो है किसी को जो है टाइगर का मतलब टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत का जो है अभी 58वां बताए थे आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब उससे रिलेटेड हम 57वां का भी जिक्र कर दिए। 57वां जो बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश। 57वां भी जो घोषित किया गया था इससे पहले, वो भी जो आपका रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर? अब देखिए इससे पहले चर्चा में रहा था गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य। तो हम इसको एक ट्रेडिशनल जीके के तौर पे दिए हैं, इसको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। गुरु घासीदास तामोर पिंगला अभ्यारण्य अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़ में है। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
देखिए अब इसमें हम क्या किए हैं कि कुछ प्रमुख जो बाघ अभयारण्य है, जो ट्रेडिशनल बेस्ड मतलब क्वेश्चन जो है परीक्षा में देखने के लिए मिलता है, उसको हम जो है नोट कर दिए हैं। जैसे मानस बाघ अभयारण्य, काजीरंगा बाघ अभयारण्य, नामेरी बाघ अभयारण्य और औरंग, ये कहाँ है? तो आपका असम में है। कहाँ है ये? असम में। इसको याद रखिएगा, असम में 4 है। उसके बाद नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये जो है परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया, इसको अगर मेरे तरफ से पूछा जाए तो MBBI है। इसके अलावे भी जो है 1 और 2 नंबर ये भी MBBI है। बहुत बार जो है रेलवे हो, बहुत सारे मतलब BPSC हो, BPSCS हो, बहुत सारे परीक्षा में ये जो है देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। नागार्जुन श्रीशैलम क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व का आंध्र प्रदेश, और इसके बारे में आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अगला हम लोग चलते हैं इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये देखिए आचान कमार, ये देखिए आपको जो है UPSC पूछा हुआ, BPSC पूछा, बहुत बार पूछा। आप BPSC का क्वेश्चन पलट के देखिएगा, आपको ये आचान कमार जो है क्या कहते हैं बाघ अभयारण्य कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में। तो मतलब इसमें जितने भी हम कलेक्ट करके दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में पूछा गया, उसको हम सेलेक्ट करके आपको दिए। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं टाइगर रिजर्व से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका आचान कमार, तो बता दिए छत्तीसगढ़ में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में एकलौता मात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल के लिए ये काम आएगा। कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, WC में है, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, बिहार का एकलौता, बिहार का क्या है? ये एकलौता, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है रणथंभौर। ये भी अगला है रणथंभौर सरिस्का। ये देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया। ये कहाँ है? राजस्थान। देखिए मतलब ये नहीं है कि इतना ही संख्या स्टेट में है। ठीक है, हम बहुत सारे था, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, जो बार बार परीक्षाओं में हमको देखने के लिए मिला है, उसको हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके दिए। ये सब आप ध्यान रखिएगा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा, ये कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है। पेरियार और प्राम्बिकुलम, ये कहाँ है? तो केरल में है। ये सब देखिए आपको जो बोल रहे हैं ना, आप एक बार किसी का भी क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, SSC का देख लीजिए, BPSC का देख लीजिए, ये आपको एकदम कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, थोक के भाव से पूछा हुआ है ये। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा। इसमें से कोशिश की है कि लगभग सब लिख लें, आपको दिखाने के लिए कि देखिए सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ है? MP में है। ठीक है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुरा, संजय दुबरी, वीरंगना दुर्गावती, रातापानी और ये माधव अभी जो 58वां मिला वही है आपका। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? मेरा MP में है, मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य MP को ही कहा जाता है, और इसीलिए इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। इसीलिए इसे क्या दिया गया? टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला है दुधवा बाघ अभयारण्य, पीलीभीत, ये आपका जो है UP में है, इसको ध्यान रखिएगा। राजा जी, ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, आपका KBC में भी पूछा गया, अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना, आप KBC का अगर एपिसोड उठा के देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है आपका। जिम कॉर्बेट भी कहाँ है? उत्तराखंड। ये सब काफ़ी बार पूछा गया है। सुंदरबन और बुक्सा कहाँ है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, टाइगर रिजर्व एकदम कंप्लीट, कभी भी नींद में भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला है आपका तवाशय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तवाशय क्या है? तो देखिए तवाशय जो है ये रूस से अनुबंधित किरीबाक, अगर किन्हीं को देखने में दिक्कत होगी तो किरीबाक है ये, किरीबाक श्रेणी का जो है ये युद्धपोत है। क्या है? ये युद्धपोत है। क्लियर। और तवाशय जो है नाम दिया गया है, ये भीम का जो गदा, भीम जो गदा यूज करते थे उसका नाम तवाशय था, उसी के नाम पर जो है ये युद्धपोत का नाम रखा गया। तो तवाशय जो है महाबली भीम के गदा के नाम पर है। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना तवाशय क्या है, तो एक युद्धपोत है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें कुछ और युद्धपोत को हम जो है ऐड कर दिए हैं, जैसे कि पहले चर्चा में था, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं यहाँ पे INS तुसिल क्या है, INS त्रिपुट क्या है, तो ये दोनों युद्धपोत है। ठीक है, उसके बाद देखिए चर्चा में रहा, पिछले भी हम प्रतियोगिता जून का जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर जो है एस्पाडेक्स की मिशन के बारे में हम चर्चा किए थे। तो एस्पाडेक्स मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा। इसका क्या होता है? 2 उपग्रह को मतलब अंतरिक्ष में ही जोड़ना और हटाने की क्रिया जो मतलब अपनाया जाता है, मतलब डॉकिंग अनडॉकिंग, मतलब इस तरह से बोला जाता है शायद, हाँ डॉकिंग अनडॉकिंग होता है। तो मतलब 2 उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में ही जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जो मिशन थी उसी को एस्पाडॉक्स के नाम से दिया गया था। देखिए हम यहाँ पे डिटेल भी कर दिए हैं, थोड़ा इसको दिखा देते हैं आपको हम।
तो देखिए इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था स्पेस में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। इसको जो है इसके तहत जो है 2 उपग्रहों को जो है आपस में जोड़ने, ऐड करने और उन्हें अलग करने का इसमें जो है सफल परीक्षण, मतलब वो जो है अंतरिक्ष में ही 2 उपग्रह को एक साथ जो है ऐड कर सकता है, मतलब डॉकिंग कर सकता है और अलग करने को क्या कहते हैं अनडॉकिंग बोला जाता है, तो अलग किया जाता है, ठीक ना। तो ये अंतरिक्ष में ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद इसका सफल परीक्षण जो किया गया है श्रीहरिकोटा स्थित जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। किस यान से किया गया है, तो PSLV 660 से किया गया। तो इसमें जितने भी इसका इंपॉर्टेंट टर्म था हमने सब दे दिया। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोग जो है कॉमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसमें सतीश धवन एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है, तो आप बताइएगा ये किनके गुरु रह चुके हैं, ठीक है। सतीश धवन हिंट के लिए आपको दे दें कि वो अपने भारत के राष्ट्रपति भी बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला है आपका प्रसिद्ध खिलाड़ी हरमनप्रीत, स्मृति मंधना और दीप्ति शर्मा, जिसका हाल ही में जो है BCCI के द्वारा जो है एग्रीमेंट किया गया है, का संबंध किससे है, क्रिकेट से, याद रखिएगा। उसके बाद है इसरो के द्वारा सबसे अधिक किस देश का उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया। देखिए अभी इसरो जो है दूसरे देश का भी जो है उपग्रह का हम क्या करता है परीक्षण कर रहा है, तो उससे जो है आर्थिक दिशा जो है मतलब आर्थिक स्थिति भारत की काफ़ी सुधर रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो अमेरिका का छोड़ा गया है 232 सबसे ज़्यादा अमेरिका को उपग्रह को लॉन्च किया गया है कॉमर्शियल वे में। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास गाड़ी है, कोई भाड़ा लेने के लिए आएगा, तो सबसे ज़्यादा भाड़ा कौन, तो मतलब वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है ना। आपके पास स्पेस है, इसरो है, वहाँ से आपको मतलब यहाँ से छोड़ने के पीछे यही होता है कि कम लागत में यहाँ से जो है प्रक्षेपण हो जाती है, ठीक नहीं। इसके बनिस्पत अमेरिका से अगर किया जाएगा तो वहाँ जो है लागत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर पैरिटी बेस कराया जाता है, ठीक है। तो आप ठीक है यहाँ पे, तो आप लोग बताइएगा कि इसरो की स्थापना कब हुआ, ये भी कमेंट में आप ज़रूर हमको बताइए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में चल रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी परीक्षा में आपको नजर आ सकता है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। उसके बाद है किस देश ने अपने 35 वर्ष पुराने EB-5 वीज़ा कार्यक्रम के स्थान पर जो है गोल्ड कार्ड योजना लॉन्च किया था। अमेरिका के द्वारा लाया गया है नया वीज़ा पॉलिसी, उसी का नाम जो रखा गया गोल्ड कार्ड रखा गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कौन लाया है, USA लाया है, ठीक है। और गोल्ड का कार्ड का जो मूल्य होता है कितना होता है, वह अमेरिकी डॉलर 50 लाख के बराबर होता है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है आपका कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नया नाम क्या रखा है, तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के नाम से अब इसे जाना जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, ये कोई खास है नहीं वैसा। महाभियोग के मामले में चर्चित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चित राष्ट्रपति यून सुक योल, ये पूछा जा सकता है। महाभियोग लगाया था, बहुत चर्चा में रहा था ये। महाभियोग के मामले में चर्चित राष्ट्रपति यून सुक योल किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो देखिए ये दक्षिण कोरिया का है। ये हाल में जो है महाभियोग की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आर्टेमिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MBBI, आर्टेमिस मिशन किस अंतरिक्ष संस्था के द्वारा लॉन्च मतलब जारी किया गया, तो ये देखिए नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, नासा के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट क्या है। देखिए ब्लू घोस्ट काफ़ी चर्चा में रहा, ब्लू घोस्ट, ठीक है। तो ये देखिए अमेरिका के निजी कंपनी फायरफ्लाई का ये लैंडर है जो चंद्रमा के सतह पर हाल ही में उतरा है। कहाँ उतरा है, चंद्रमा के सतह पर। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट का संबंध किससे है, तो देखिए अमेरिका की एक निजी कंपनी है फायरफ्लाई, जैसे क्या कहते हैं SpaceX है, उसी तरह से ये फायरफ्लाई है। फायरफ्लाई का जो है एक लैंडर है, आप ध्यान रखिएगा। ये ब्लू घोस्ट क्या है, लैंडर है। आपसे हमको यही पूछे हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट क्या है, तो सबसे पहले इसका आंसर आएगा क्या, लैंडर है। अभी लैंडर है तो कौन बनाया, तो अमेरिकी की एक निजी कंपनी बनाया। निजी कंपनी का नाम क्या है, तो फायरफ्लाई है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो चंद्रमा के सतह पर उतरा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगला है देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
लोकतंत्र सूचकांक 2024 जो है आपको जारी कर दिया गया 27 फरवरी 2025 को। जारीकर्ता जो है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU है, जो ब्रिटेन की एक संस्था है। क्या है? एक ब्रिटेन की संस्था है। कहाँ की संस्था है? ब्रिटेन की संस्था है। और इसके द्वारा जो है लोकतंत्र सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर जो है टॉप नंबर पर जो है आपको नॉर्वे है। टॉप नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। और भारत का स्थान जो दिया गया है, भारत का स्थान जो है 41वां मिला है। कितना है? 41वां है। ठीक है। और स्थिति अगर पूछा जाए भारत के लोकतंत्र का, तो वो क्या है? दोषपूर्ण लोकतंत्र के श्रेणी में इसको रखा गया है। दोषपूर्ण लोकतंत्र के श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये भी जारी कर दिया गया है। तो जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है। और ये जो है 7 सूचकांक पर आधारित होती है। इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है आपको फिनलैंड को मिला है। भारत का स्थान जो है 118वां है। भारत का स्थान कितना है? 118वां है। इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे अंतिम स्थान पर अभी जो है कौन है मेरा? अफगानिस्तान है। 147 देश के श्रेणी में 147वां नंबर पर भी अफगानिस्तान है। तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, तो इससे क्वेश्चन आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है सिपरी से रिलेटेड। सिपरी से रिलेटेड हम जून के माह में भी बताए थे, अब फिर इसमें हम बता रहे हैं। तो देखिए सिपरी रिपोर्ट 2025 कह रहा है। ये सिपरी रिपोर्ट क्या है? तो सिपरी का फुल फॉर्म होता है, इसको हम आपको बता देते हैं। सिपरी का फुल फॉर्म जो होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस मतलब शांति रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसका मुख्य काम जो होता है कि हथियार का जो है खरीद बिक्री पर जो है विशेष ये रिपोर्ट जारी करता है कि कौन सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, कौन सबसे ज़्यादा हथियार बेच रहा है। ठीक ना। हथियार के श्रेणी में कौन सा देश सबसे टॉप पे है, सबसे नीचे कौन है, यही सब एनालिसिस करता है। तो देखिए हथियारों की खरीद में प्रथम स्थान अब की बार किसको मिला है? यूक्रेन। मतलब सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश जो है यूक्रेन है। और सेकेंड नंबर पर अपना भारत है। ठीक है। इससे पहले भारत ही टॉप पे रहा करता था, मगर जब से रूस चीन युद्ध हुआ है, रूस चीन कहते हैं, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ है, तब से जो है यूक्रेन सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं हथियार को खरीदने लगा है। ठीक है। लेकिन इससे पहले भारत ही टॉप पे था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है कि हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता देश कौन है? तो हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता जो है आपका USA मतलब अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा विक्रेता कौन है? फ्रांस है। तीसरा सबसे बड़ा विक्रेता कौन है? रूस है। चौथा कौन है? चीन है। और पांचवा क्या है? जर्मनी है। ये भाई साहब बैठ बैठ के जो है हथियार बनाते हैं, और 2 देश जब लड़ते हैं तो इसकी बिक्री बढ़ जाती है। जैसे अभी यूक्रेन रूस में है और यूक्रेन सबसे ज़्यादा खरीदा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन है, जो हाल ही में भारत की यात्रा किया है। हो सकता है ये चर्चा में है इसलिए पूछा जाए। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियन है। ठीक है। चलिए आगे 10वां रायसीना संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। रायसीना संवाद जो है प्रत्येक वर्ष होती है। और रायसीना इसलिए रखा गया है क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली जो है रायसीना नामक पर्वत पर अवस्थित है, इसलिए इसके नाम पर जो है रायसीना डायलॉग होती है। ठीक है। ये हमेशा कहाँ होती है? दिल्ली होती है। ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आगे है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि आपको पता होगा कि ये 7 दिन के लिए जो है अंतरिक्ष क्या कहते हैं अंतरिक्ष स्टेशन पे गई थी, लेकिन जो है विमान में तकनीकी खराबी होने के कारण वहीं फंस गया था। बाद में इसको जो है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है इसको धरती पे लाया गया। तो देखिए यहाँ पर जो है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है काफ़ी चर्चा में रहा। तो क्यों चर्चा में रहा? तो अंतरिक्ष यान के खराबी के कारण जो है 9 माह बाद धरती पर यह वापस लौटी है, इसलिए चर्चा में रहा है। मतलब कुल मिला के 9 माह करने का मतलब 286 दिन जो है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहा है। नासा ने ISS पर बोइंग स्टारलाइन से इसे भेजा था। हो सकता है पूछे क्वेश्चन कि किस मतलब इसे क्या कहते हैं रॉकेट से भेजा गया था? तो बोइंग स्टार लाइनर से भेजा गया था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मॉरिशस का प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो देखिए डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम है। मॉरिशस का प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम है। और इसकी राजधानी अभी कहाँ है वर्तमान में? पोर्ट लुइस है। ठीक है। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है साथ में हम लिख देते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अगला कोई टॉपिक पे। आपका अगला कह रहा है कि मॉरिशस का राष्ट्रपति, तो देखिए वहाँ प्रधानमंत्री बताए थे रामगुलाम, यहाँ कह रहा है कि मॉरिशस का राष्ट्रपति कौन है? तो धर्मवीर गौकुल है। क्या है? धर्मवीर गौकुल इसका पूरा नाम है। ठीक है। अब आगे है देखिए कि श्री मोदी को
किस देश के द्वारा, ये क्वेश्चन यही बनेगा श्री मोदी को, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं को द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर, तो ये एक सम्मान का नाम है, से सम्मानित किया गया किस देश, तो ये मॉरिशस की यात्रा पे जब अपने प्रधानमंत्री थे तो मॉरिशस के द्वारा ही जो है से द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया था। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, ये भी देखिए भारत की यात्रा किया है, क्रिस्टोफर लक्सन, तो ये इसीलिए चर्चा में है, तो इसीलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत की यात्रा पे आए थे कुछ दिन पहले ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2024-25 में भारत में कोयला का उत्पादन, देखिए रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ था, इसलिए इसका जो है हम टोटल प्रोडक्शन भी लिख दिए हैं। तो 997.83 मिलियन टन जो है कोयला का उत्पादन हुआ, अभी तक का सबसे ज़्यादा है ये। कोयला से विद्युत का उत्पादन लगभग कितना किया जाता है, 74% किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कोयला का सबसे ज़्यादा जो है ताप विद्युत में यूज किया जाता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये आपको बीपीएससी में कई बार पूछा है, डिप्टी इसको बोलते हैं, डी यहाँ पे हम लिखे हैं DPIIT, बहुत बार पूछा गया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, तो ये देखिए आपका जो है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये कार्य करता है, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में DPIIT कहा जाता है, डिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अभी देखिए नवीनतम नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने वाला कंपनियाँ, देखिए दो कंपनी को जो है नवरत्न बनाया गया है, एक आपका IRCTC है, एक आपका IRFC है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। वर्तमान में कुल नवरत्न की कंपनी की संख्या कितनी होगी, तो अभी वर्तमान में जो है आपको 26 हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कुल महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो ये आपका 14 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद टेली डेंसिटी पर देखिए हम जो है विशेष रूप से लिखे हैं, इसको देख लेते हैं टेली डेंसिटी में क्या क्या है, ठीक है। चलिए टेली डेंसिटी क्या है, तो देखिए प्रति 100 मतलब 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन की कनेक्शनों की संख्या को टेली डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। मतलब टेली डेंसिटी का मतलब होता है 100 व्यक्तियों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को टेली डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है, टेली डेंसिटी कहा जाता है, क्लियर। अब देखिए टेली डेंसिटी किसके द्वारा जारी किया जाता है, ट्राई के द्वारा जारी किया जाता है। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मोबाइल कनेक्शन वगैरह सब का जो है रेगुलेशन करता है, वही आपका ट्राई है। ट्राई के द्वारा ही जो है ये टेली डेंसिटी जारी की जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है आपका कि सबसे कम टेली डेंसिटी वाला राज्य जो है आपका कौन है, बिहार है। इसमें 56 पॉइंट कितना है, 56.44% है, 56.44% है। करा सबसे अधिक टेली डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, 119.78 है। लेकिन स्टेट में से भी सबसे ज़्यादा आपका यूटी में है। तब देखिए सबसे अधिक टेली डेंसिटी वाला जो है यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली है। यहाँ 274 पॉइंट क्या है, 3.8 है। मतलब एक आदमी हमको लगता है यहाँ जो है, जैसे नॉर्मली हम लोग गाँव देहात में क्या होता है कि एक आदमी एक मोबाइल रखता है, यहाँ हो सकता है 3-4 रख रहा होगा, इसलिए टेली डेंसिटी इतना हैवी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ज़रूरत भी है, राजधानी है भारत का। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे है आपका विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए ये हम ट्रेडिशनल बेस्ड में लिखे हैं, आप ध्यान रखिएगा। विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था जो है कौन कौन सा देश है उसको ध्यान रखिए। पहली जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो आपका USA है, कौन है, USA। सेकेंड आपका कौन है, चाइना है। और तीसरा कौन है आपका, जर्मनी है। चौथा आपका कौन है, जापान है। और आपका पाँचवा कौन है, भारत है। और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि 227 में ये जो है जापान को पछाड़ देगा और चौथा पोजीशन आ सकता है, इसलिए हम इसको दे दिए। हो सकता है पूछे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि भारत जो अर्थव्यवस्था के क्रम में कौन सा देश है, 5वां है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का वर्तमान प्रमुख कौन है, तो तुहिल कांत पांडे है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेबी का भी प्रमुख जो है कौन है, तुहिल कांत पांडे है। उसके बाद सेबी का जो है प्रथम प्रमुख कौन था, डॉक्टर SA दवे था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये दो आपको मतलब ये कमेंट्स करने के लिए, सेबी की स्थापना कब हुआ था और सेबी स्थापना करने वाली समिति का नाम क्या है, ये आप जो है ज़रूर हमको कमेंट्स में बताइए।
और इसका सही आंसर आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये कमेंट्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष, देखिए ये भी काफ़ी चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जो इसके अध्यक्ष बदला गया है और पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का वर्तमान अध्यक्ष जो है क्रिस्टी कोवेंट्री है, जो कि जिम्बाब्वे की है। कौन देश की है? जिम्बाब्वे की है। यह जिम्बाब्वे का जो है खेल मंत्री भी थी, और जब ये बनी होगी ये मतलब समिति का अध्यक्ष इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो खेल मंत्री से अपना त्याग पत्र देकर उसके बाद जो है अध्यक्ष बनी है। उसके बाद ये जो है ओलंपिक में 2 बार जो है स्वर्ण पदक जीत चुकी है, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन ऐड किए हैं कि IOC का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो डेमेट्रियस विकिलासा था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये मेरा। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला है आपका ऑस्कर अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्कर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? देखिए ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है अनोरा को दिया गया। किसको दिया गया है? अनोरा, ध्यान रखिएगा, अनोरा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निर्देशक जो है सीन बेकर को दिया गया। किसको? सीन बेकर को। अभिनेता जो है एड्रियन ब्रॉडी है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो दिया गया मिकी मेडिसिन को दिया गया है। तो आप इसको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपका आईफा अवार्ड आ गया है। आईफा अवार्ड पुरस्कार 2025, देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है लापता लेडीज़ को दिया गया। काफ़ी अच्छी फिल्म है, ठीक है, देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम तो देख चुके हैं, आप भी देखिएगा, बहुत मज़ेदार फिल्म है। ठीक है। और आईफा अवार्ड 2025 जो है, और ख़ास करके ये महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है, तो इसलिए हम हमारे जो मतलब यूट्यूब पे महिला कैंडिडेट हैं, जो लड़कियां हैं, ज़रूर ये फिल्म को देखें। इससे जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरित फिल्म है, आप लोग का भी जो हौसला बढ़ेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका लापता लेडीज़ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव है, यही किरण राव जो है लापता लेडीज़ का जो है डायरेक्टर किया था। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कार्तिक आर्यन है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है नीतांशी गोयल है, यही नीतांशी गोयल जो है इसमें लीड रोल की है लापता लेडीज़ में, उसी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आपको हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताए थे कि इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्राइज का जिक्र किया गया, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं, तो इसको जो है आप दूसरा चीज़ हम आपको बताएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, लोग जो है उसको देखते हैं, देख के उसके बाद जो है लगता है उसे याद हो गया ये, लेकिन ये जो है एक वेपराइजेशन होता है। आप जब भी कोई चीज़ अच्छे कंटेंट को देखते हैं तो आप ज़रूर अपने पास पेन पेपर रखें, और हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ आप जान रहे होंगे और कुछ ऐसा भी चीज़ होगा जो आप नहीं जान रहे हैं, तो पेन पेपर रखने का मतलब यही होता है कि जो जान रहे हैं उसको स्किप कर देते हैं, जो नहीं जान रहे हैं अगर तुरंत देखें तो उसको कॉपी पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जब नोट डाउन कर लेते हैं तो ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम 100 वीडियो पे लेक्चर दे रहे हैं, 100 वीडियो का लेक्चर अगर आपको परीक्षा टाइम में रिवीजन करने के लिए कहा जाए मुश्किल है, लेकिन उसका अगर समरी नोट अगर आपके पास रहता है कॉपी में, तो उसको जो है आप बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरा यही सलाह रहेगा कि यूट्यूब पे जो हम लोग कंटेंट देते हैं, या किसी पे, चाहे मेरा ही नहीं है, किसी का भी यूट्यूब कंटेंट आप देखते हैं तो ज़रूर पेन पेपर लेकर बैठे, जो अच्छा लगे उसको जो है आप ज़रूर नोट डाउन करें, और जब नोट डाउन करेंगे तो आपकी एक क्वालिटी बिल्डअप होगी और परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोग जो है देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार बार बार पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2024 का अनाउंसमेंट हो गया है। यह क्षेत्र बार बार हम बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से आरंभ हुआ है? 1965 से आरंभ हुआ। कब से हुआ? 1965 से हुआ। विजेता कौन है? तो ये देखिए, विजेता करने का मतलब इन द सेंस आपको 2024 की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। ये हिंदी साहित्यकार हैं, और कहाँ के हैं ये? छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। और इसमें जो है इसको कितना मिला है? 11 लाख प्लस प्रशस्ति पत्र मिला है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, हिंदी साहित्यकार है, और किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ के। ठीक है। अब इसमें ट्रेडिशनल कुछ क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, नोट जब रहता है तो आप जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन समझे। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा के लिए इसको मिला था। और हिंदी में प्रथम विजेता कौन था? सुमित्रा नंदन पंत थे। और प्रथम महिला विजेता कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। ठीक है, तो ये आप ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा।
चलिए, ये भी आपका प्राइस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2024 जो है ये भी अनाउंस कर दिया है। क्षेत्र क्या है, तो ये भी देखिए साहित्य के क्षेत्र में है। यहाँ पे गलती से विजेता लिखा गया था, जबकि ये कीर्ति है। कीर्ति याद रखिएगा, इसको संस्कृत, ये जो है संस्कृत की कीर्ति है। किसकी है? संस्कृत की कीर्ति है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा है। इसके लिए जो है भद्रेश दास को जो है आपको सरस्वती सम्मान दिया गया। किसको मिला है? भद्रेश दास को मिला है। किस कीर्ति के लिए? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इसको मिला है। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका सरस्वती सम्मान का प्रथम विजेता जो थे हरिवंश नारायण बच्चन, मतलब अमिताभ बच्चन के जो पिताश्री थे, उनको सबसे पहली बार जो है सरस्वती सम्मान 2024 से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बुक्स है दिया सलाई, ये बुक का नाम है। किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी, जो नोबेल प्राइज भी जीते हैं। ये इसका कैलाश सत्यार्थी का क्या आत्मकथा है, तो मतलब दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। क्लियर। उसके बाद वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। वॉइस फॉर द वॉइसलेस के लेखक कौन है? तो दलाई लामा है, जो तिब्बती गुरु है। ठीक है, जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वही लिखे हैं वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा। उसके बाद दे कैंटोनमेंट कंस्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है, ये चर्चा में रहा है। द कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट का मतलब छावनी होता है जहाँ सैनिक रहते हैं। द कैंटोनमेंट कंस्पिरेसी मतलब जो षड्यंत्र किया गया, ए मिलिट्री थ्रिलर, उसका लेखक जो है जनरल मनोज नरवाने हैं। ये थल सेना का जो है प्रमुख भी रह चुके हैं, वही किताब लिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 किताब आपका है, ये 3 किताब को आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन 2025 का जो है आयोजन किया गया। किसके बीच होता है? भारत जापान के बीच होता है। ये सेना जरूर रखिएगा। बीपीएससी इधर एक ट्रेंड जारी किया है कि थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना, इस तरह से जो है ऑप्शन बना के देने लगा। खास करके जापान वाला जो एक्सरसाइज होता है उसमें तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, आप शायद 70वीं या 69वीं का भी देखिएगा तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन डाला गया था। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है धर्म गार्जियन 2025 का जो है आयोजन किया गया। तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच हुआ है। ये कैसा है? सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ है? पूर्वी फूजी, ये जगह का नाम जो है फूजी है। ठीक है, और कहाँ है ये? जापान में है। तो जापान में ये एक्सरसाइज किया गया। क्लियर। उसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ? तो ये देखिए आयोजन जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया है। ठीक है, तो इसमें जगह पूछने की जरूरत वैसा है नहीं। खंजर 12 जो है किनके बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। उसके बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आपका वरुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम आपको कह सकते हैं MBBI है, इसको आप जरूर याद रखें, ये भी आपका MBBI है। ठीक है, तो ये जो देखिए वरुण का जो है अभ्यास किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। और कैसी अभ्यास है? ये नौसैनिक अभ्यास है। क्लियर। कैसी है? नौसैनिक अभ्यास है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोंगो सागर 2025, बोंगो सागर 2025 देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। ये किसका अभ्यास है? नौसेनाओं का। ठीक है, बोंगो सागर याद रखिएगा, क्या नाम है? बोंगो सागर। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आपका भारत प्लस बांग्लादेश के बीच हुआ है। और कहाँ हुआ है? वे ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब ये लास्ट है, ग्रह परेड क्या है? ये भी चर्चा में रहा था, इसको ध्यान में रखते हैं। ग्रह परेड क्या है? तो ग्रह परेड जस्ट लाइक ये है कि जब आप स्कूल में स्कूलिंग लाइफ में रहिएगा, जब प्रार्थना होता था सभी को एक सीध में खड़ा कर दिया जाता था, उसके बाद जो है उसको सावधान विश्राम कराया जाता था। तो उसी तरह से है, जब ग्रह एक ही सीधी रेखा में जब रहती है, मतलब एक साथ, तो उसी को ग्रह परेड कहा जाता है। ठीक ना। परेड का मतलब ये होता है कि भाई आप सिस्टमेटिक रहिएगा, अनुशासनिक रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ का ग्रह परेड क्या है? तो ग्रह परेड क्या है? देखिए जब सभी ग्रह एक सीधी रेखा में देखा जाता है तो उसी को ग्रह परेड कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का सेशन रहा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आज के सेशन कैसा रहा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और थोड़ा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।